तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आप और हमारा रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो और भी मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। सरकारी निर्देशों की उड़ी धज्जियां, मजदूरों से वसूले गए पैसे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पर राजद्रोह का मुकदमा। पीएम केयर्स के बारे में क्या छुपाना चाहती है सरकार। प्लाज्मा देने वाले जमातियों की तारीफ करने पर आईएएस को नोटिस। दिल्ली में सीआरपीएफ के 122 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित। और आइए अब शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने का सिलसिला, उनके विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में सवार लोगों से किराया वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंचे प्रवासियों ने बताया कि भोपाल पहुंचने से पहले ही उनसे 305 रुपए के टिकट के एवज में 315 रुपए प्रति यात्री वसूले गए। मजदूरों ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि यह ट्रेन फ्री में उन्हें भोपाल तक पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यात्रियों को बीच ट्रेन में खाना भी परोसा गया था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में कहा गया था कि इन 6 ट्रेनों के लिए यात्री किराए का खर्च या तो वो राज्य वहन करेगा जहां से वो प्रवासी जा रहे हैं, या फिर जिन राज्यों में जा रहे हैं उन राज्यों की सरकारें वहन करेंगी। लेकिन दोनों ही राज्यों ने ये खर्च वहन नहीं किया है और उन बेचारे मजदूरों पर बोझ लाद दिया है जो जगह जगह फंसे हुए थे 40 दिनों से और अब घर वापस आ रहे हैं। सोचिए उनके जेब में कितने पैसे होंगे और किस तरह से वो मैनेज कर रहे होंगे इतने दिनों तक बिना काम धंधे के। लेकिन हमारी सरकारें कितनी निर्मम हैं और केंद्र सरकार कितनी निर्मम है कि वो एक स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दे सकती थी कि ये खर्च नहीं वसूला जाए। इसमें कितना खर्च होना है आखिरकार, अगर ये मजदूर जा रहे हैं अपने घरों को, आखिरकार इस पर कितना खर्च आएगा। कोई बड़ा खर्च नहीं आएगा। आप चार्टेड फ्लाइट भेज कर दुनिया भर से लोगों को वापस हिंदुस्तान लाए हैं, लेकिन इन मजदूरों को 500, 700, 800 किलोमीटर की दूरी से अपने घर पहुंचाने के लिए आप इस तरह से पैसे वसूल रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। ऐसे समय में, ऐसे गाढ़े वक्त में, जब मजदूर तमाम तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, आर्थिक समस्याएं उनके सिर पर सवार हैं, आने वाले दिनों में भी उनके पास पैसे नहीं होंगे, ये सब दिख रहा है क्योंकि ये लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है और कोरोना का संकट अभी पता नहीं कितने दिन चलेगा। वो अपने रोजगार छोड़ कर अपने घर लौट रहे हैं, वहाँ कोई रोजगार का ठिकाना नहीं है। इन सब बातों को न राज्य सरकारें ने सोचा और न ही केंद्र सरकार सोच रही। हालांकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्योंकि रेल मंत्रालय उसका है, रेल उसको चलानी है और उन रेलों का इस्तेमाल इन प्रवासियों मजदूरों को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। तो ये देखें कि आप कितनी संवेदनहीन है केंद्र सरकार। वो ढिंढोरा पीटती है कि वो मजदूरों के लिए ये कर रही है, ऐसा कर रही है, ये कर देगी, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाती है और राज्य सरकारों के सिर पर डाल देती है कि आप उनका खर्च वहन करो। राज्य सरकारें जाहिर है कि वो खुद भी आर्थिक बोझ से दबी हुई हैं, वो क्यों वहन करेंगी, और उन्होंने सीधे सीधे उन बेचारे मजदूरों के सिर पर यह खर्चा डाल दिया है। ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार के लिए। इसी से जुड़ा और एक खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन सीमा के पंत पिलाई बॉर्डर पर एक सीमेंट मिक्सर में 18 मजदूर छिपकर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये लोग महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार आम लोगों तक अभी भी भरोसे में नहीं ले पाई है कि सरकार उनको घर तक पहुंचा देगी। क्यों लोग अभी भी चोरी छिपे घर जाने के लिए मजबूर हैं। तो एक एस्पेक्ट वो था जिसमें ट्रेन में लौट के जा रहे हैं मजदूर इतने दिनों के बाद और उनसे धन वसूला जा रहा है, और दूसरा ये पक्ष है कि बहुत सारे मजदूर जान जोखिम में डालकर किस तरह से अपने घर जा रहे हैं।
ऐसी भी बहुत सारी खबरें आई हैं कि बहुत सारे मजदूर जो अपने घरों के लिए निकले थे, रास्तों में उन्होंने दम तोड़ दिया। और ये सीमेंट के मिक्सर में बैठ के कितनी बड़ी मजबूरी होगी, ज़रा सोचिए कि उन्हें सीमेंट के मिक्सर में घुसकर छिपकर अपने घरों को जाना पड़ रहा था। जाहिर है कि उन तक ये बात नहीं पहुंची है और उन्हें भरोसा भी नहीं होगा सरकार पर कि वो उन्हें सुरक्षित उनके घर तक समय पर पहुंचाएगी। तो जाहिर है इसीलिए वो इस तरह का जोखिम भरा कदम उठाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और ऐसी खबरें बहुत जगह से आ रही हैं जिनमें बहुत तरह तरह की जोखिम लेकर मजदूर अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, अपने बाल बच्चों के साथ निकल पड़े हैं, तरह तरह की भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं, डिहाइड्रेट होकर मर रहे हैं। तो ये ऐसी ये व्यवस्था की क्रूरता दिखाती है, ये व्यवस्था की निर्ममता दिखाती है कि हमारी सरकारें इन लोगों के प्रति क्या रवैया रखती हैं और उनका इस सिस्टम पर कितना विश्वास है, और जब मौका पड़ता है तो हमारी सरकारें उनके साथ किस तरह से सलूक करती हैं। बहुत ही दर्दनाक है, बहुत भयावह है। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। खान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भड़काऊ टिप्पणी की थी। इसके बाद खान ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट लिखकर माफ़ी मांग ली थी। हालांकि उनका कहना है कि उनके द्वारा कही गई बातों को मीडिया के एक वर्ग ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और इस बारे में उन्होंने कुछ न्यूज़ चैनलों को लीगल नोटिस भी भेजा है। लेकिन सवाल है कि क्या राजद्रोह का केस किसी पर भी किसी बात के लिए किया जा सकता है? भावनाएं आहत होने पर भी राजद्रोह का केस हो सकता है क्या? अब ये जो जफरुल इस्लाम खान साहब थे, उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी कि हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और उस पर जो खाड़ी के देशों में फिर प्रतिक्रिया हुई है, तो ये उनके एक टोन था उनकी टिप्पणी में कि अगर देश के मुसलमान खाड़ी के देशों के और मुस्लिम देशों से शिकायत करेंगे तो सोचिए क्या नौबत आ सकती है। उन्होंने तो कोई शिकायत भी नहीं की। आपत्तिजनक टिप्पणी थी, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं और किसी दूसरे देशों के बारे में ये सोचें कि वो आपके खैर ख्वाह हैं, तो ये गलत धारणा है। लेकिन इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी जब उनकी आलोचना हुई। और अब लेकिन ये इससे भी बात आगे निकल गई जब पुलिस ने उनके खिलाफ एक राजद्रोह सेडिशन का मामला दर्ज कर लिया। ये बड़ा खतरनाक प्रवृत्ति हमारे पूरे सरकारों में व्याप्त हो गई है कि वो छोटी छोटी बातों पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा इस मामले में जजमेंट है कि किस सूरत में क्या करने पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है, FIR में उसका जिक्र किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से राजद्रोह की बात नहीं बनती है अनलेस वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिसका असर कानून व्यवस्था पर पड़ता हो, जो हिंसा से जाकर जुड़ती हो, तब जाकर वो राजद्रोह का मामला बनता है। लेकिन यहाँ तो जो इस्लाम खान साहब हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ अपनी टिप्पणी में किया ही नहीं था, उससे ऐसी कोई समस्या भी पैदा नहीं हुई, ऐसी कोई समस्या पैदा होने की आशंका भी नहीं थी और फिर उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस भी ले ली। तो ये जो जिस तरह से उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा किया गया है, वो साफ दिखाता है कि हमारा स्टेट अल्पसंख्यकों के प्रति किस तरह से व्यवहार कर रहा है, अल्पसंख्यकों को किस तरह से टारगेट कर रहा है। वो निशाना बनाता रहता है कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा मिले जो थोड़ा भी इस तरह की संदेह के दायरे में आता हो तो उसको पकड़कर ठिकाने लगा दिया जाए। तो ये पूरी प्रवृत्ति पूरे स्टेट में, तमाम देश में, और जहां खास तौर पर बीजेपी की सरकारें हैं और जहां बीजेपी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, तो जाहिर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जब ये मुकदमा किया है तो उसका मतलब है कि उसे केंद्र सरकार से निर्देश मिले होंगे और तब उसने ये कार्रवाई की है। तो ये केंद्र सरकार के नज़रिया को भी स्पष्ट करती है कि वो सरकार किस तरह से ऐसे लोगों पर नज़र रखी हुई है, ऐसे लोगों को मौका पड़ते ही टारगेट बना लिया जाता है, निशाने पर ले लिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस तरह की चीज़ें जब उनकी पार्टी के नेता करते हैं तब नहीं होता, जब नारे लगवाए जाते हैं गोली मारो के
तब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती। तो ये कंट्रास्ट, ये विरोधाभास आपको देखना चाहिए जो सरकार हैं उसके व्यवहार में, और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अब ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के मामले में कितना असहिष्णु होता जा रहा है, और सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो किस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने PM केयर से जुड़ी कोई जानकारी और फाइल सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़े ने RTI आवेदन करके PMO से PM केयर से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन PMO ने सिर्फ 6 दिन के अंदर इसके जवाब में कहा कि पूछे गए कई सवाल अलग अलग विषयों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए गठित किया गया कोष PM केयर्स स्थापना के समय से ही विवादों में रहा है। इसकी ज़रूरत पर ही सवाल उठाए जाते रहे हैं। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या PM केयर्स को विशेष छूट मिली हुई है, क्या वह वाकई कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। तो ये अजीब स्थिति बन गई है कि एक तो पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष था, उसको दरकिनार करके PM केयर्स नाम का एक फंड बना दिया गया। अब उस फंड के बारे में इतनी गोपनीयता बरती जा रही है, इतनी गोपनीयता बरती जा रही है कि कोई उसके बारे में कुछ जान नहीं सकता है। CAG उसको ऑडिट नहीं कर सकता है, उसमें कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कोई पूछ नहीं सकता है। और एक RTI दाखिल हुई, उसको ये खारिज कर दिया गया कि ये उसमें ज़रूरत से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है। जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे मामलों में इस तरह की चीज़ें काम नहीं करती हैं, बल्कि इस तरह का केस पहले भी आ चुका है और वो खारिज भी हो चुका है। CIS के पास ये केस जा चुका है इसी तरह का, ये नहीं, और उसमें उसका रूलिंग आ चुकी है कि अगर विषय से हट के है तो उसकी फ़ी अलग से ले ली जाएगी, लेकिन आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा मामला बता रहा है कि प्रधानमंत्री ये नए नवेले कोष को लेकर कितनी गोपनीयता बरती जा रही है, और ये बहुत संदेह पैदा करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्या प्राइवेट फंड है जिसके बारे में किसी को बताया नहीं जाएगा? ये देश की सरकार है या किसी उद्योगपति की सरकार है कि उसका पर्सनल फंड है जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता है? इनकम टैक्स को भी इसके बारे में पता करने की इजाज़त होनी चाहिए थी। कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन लोग दे रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये जानने का हक पूरे देश को है। और इसको छुपाया जाना, इसका मतलब ये है कि कहीं कोई गड़बड़ है। ये संदेह के बीज बोता है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। अब देखिए कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मांग की है कि प्रधानमंत्री केयर फंड की सरकारी ऑडिट कराई जाए। कोरोना संकट से जूझ रही जनता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपये PM केयर के लिए वसूल रहा है, तब हर नज़रिए से उचित रहेगा कि PM केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ रुपए माफ़ हुए, उनका भी हिसाब होना चाहिए। तो अब ये PM की प्रधानमंत्री केयर फंड की जो ऑडिट का सवाल है, ये प्रियंका गांधी उठा रही है, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि इसका ऑडिट होना चाहिए। कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हो रहा, ये ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए। ये कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है। ये सरकार मोदी साहब की या अमित शाह की पर्सनल चीज़ नहीं है जिसको इतने दबे छुपे ढंग से किया जा रहा है। और फिर ये सरकारी अफसरों से 100 रुपये इसके नाम पर वसूले जा रहे हैं, ये भी गलत है। ये सहायता कोष है, कोई वसूली कोष नहीं है कि सबसे वसूल कर करके इसमें फंड डाला जाना चाहिए। तो कहीं से तो निर्देश गए होंगे पार्टी से, संगठन से, सरकार से कि इस तरह से भी फंड को वसूला जाए और इसमें पैसा डाला जाए। शायद ये दिखाने की कोशिश हो कि PM केयर के नाम से बहुत सारा फंड आ गया है, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है, इसलिए ये सारी कवायद हो रहा हो। लेकिन इसी का एक कंट्रास्ट है कि जो 68,000 करोड़ रुपए कर्ज के डूब गए हैं, जिनसे वसूले जाना चाहिए था, जो पैसे लेकर भाग गए हैं, विदेश भी भाग गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनको भी छुपाया गया, उस कर्ज को भी छुपाया गया सरकार की तरफ से। तो ये
बता रहा है कि ये सरकार पूरी कितनी पारदर्शिता बरत रही है, कितनी खुली हुई है और क्या छुप छुप कर पर्दे के पीछे कर रही है, ये किसी को पता नहीं है। अगली खबर लेते हैं। कर्नाटक के IAS अफसर मोहम्मद मोहसिन को तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तारीफ करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मोहसिन ने कहा था कि जमात से जुड़े वे लोग जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं और प्लाज्मा दे रहे हैं, ऐसे लोग हमारे हीरो हैं। मोहसिन ने यह भी लिखा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में ऐसे लोगों के योगदान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मोहसिन ने 27 अप्रैल को ट्वीट किया था, 300 से ज़्यादा तबलीगी हीरोज देश के लिए प्लाज्मा दे रहे हैं, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है? वह इन हीरो के द्वारा किए जा रहे इस मानवता के काम को नहीं दिखाएगा। लेकिन कर्नाटक सरकार को मोहसिन का ये ट्वीट पसंद नहीं आया और उसने 30 अप्रैल को उन्हें नोटिस जारी कर दिया। देखिए, ये बहुत ही सीधा सा सवाल है, जेन्युइन सवाल है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आपत्ति होनी चाहिए। मीडिया ने जिस तरह से तबलीगी जमात के इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसको सांप्रदायिक रंग दिया, पूरे तबलीगी जमात के मेंबरों को कोरोना जिहाद से जोड़ दिया। अब अगर वो तबलीगी जमात के लोग स्वस्थ होकर प्लाज्मा दे रहे हैं जिनसे बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं, तो क्या वो हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं? और अगर हमारे हीरो हो सकते हैं तो मीडिया में उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? ये एक वाजिब सवाल था जो उन्होंने कहा था, पूछा था, और ये पूछा जाना चाहिए। हम सबको पूछना चाहिए, सरकारों से भी पूछना चाहिए और मीडिया से भी पूछना चाहिए। लेकिन ये सवाल चुप गया क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है, उसे भी ये पसंद नहीं है कि कोई मुसलमान अफसर इस तरह से कोई ट्वीट करे जो मुसलमानों को अच्छी लाइट में दिखाता हो, मुसलमानों को अच्छे कामों को ज़रा तारीफ़ करता हो, और ऐसे में उसको उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया है। तो ये प्रवृत्ति है। आप देखिए कि बीजेपी के जो सरकारें हैं वो किस तरह से इस तरह के मामलों में पेश आ रही हैं। और अब आज की अंतिम खबर। दिल्ली में CRPF की एक बटालियन के 122 जवान बीते 2 हफ्ते में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि भी 100 और जवानों की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और CRPF प्रमुख से कहा है कि वो बताएं कि किन वजहों से यह वायरस बटालियन में फैला। ये सभी जवान CRPF की 30वीं बटालियन के हैं। बटालियन का कैंप पूर्व दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके में। बताया जा रहा है कि ये जवान CRPF की पैरा मेडिकल यूनिट के एक नर्सिंग असिस्टेंट के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं, क्योंकि इस नर्सिंग असिस्टेंट का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो अब ये CRPF के इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, इनसे और लोगों को संक्रमित ना फैला हो, ये हमको दुआ करनी चाहिए, अन्यथा ये बहुत बड़ा मामला बन सकता है। अभी और लोगों के 100 लोगों के टेस्ट होने भी हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया? इस तरह की सावधानियां क्यों नहीं बरती गई जबकि एक नर्सिंग असिस्टेंट कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है? ये बहुत चिंता की बात है कि इस तरह की लापरवाही कहाँ क्यों हो रही है। इस स्तर पर गांव देहात में मजदूरों में अगर इस तरह से होता है तो समझ में नहीं आता है। समझ में आता है कि वो अनपढ़ हैं, जानते नहीं हैं, इस तरह की गलती कर सकते हैं, लेकिन CRPF के जवान कोरोना पॉजिटिव हो जाएं, ये बहुत चिंता की बात है हमारे पूरे तंत्र के लिए, क्योंकि वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्रों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मित्रों, फिर अब सोमवार को मुलाकात होगी उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।